हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान लोकतंत्र में आदर्श साम्राज्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है दबाव समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार के माध्यम और फिल्म उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्तमान लोकतंत्र में आदर्श साम्राज्य किसे कहा जाता है? दबाव समूह को। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फाइनर ने कहा है कि दबाव समूह आदर्श साम्राज्य है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है फाइनर, जॉन लॉक, विलोबी और हॉब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, फाइनर। यह कथन फाइनर का है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। फाइनर का कथन है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? ऑप्शन में दिया है निकोलो मैकियावेली, डेविड स्टर्न, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने दोस्तों संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था। फिर अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य के द्वारा उसको लागू किया जाता है। ऑप्शन में दिया है डेविड स्टर्न, बोसांके, एच.जे. लास्की और हॉब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, आप जानते भी होंगे। यह कथन बोसांके का है। अधिकार चैप्टर का यह कथन है राइट्स का कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य के द्वारा अधिकार को लागू किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? ऑप्शन में दिया है सेंट साइमन, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स और बोसांके। तकनीकी उपकरणों के प्रयोग से जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को होम फेवर कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। कार्ल मार्क्स के दर्शन को 4 सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाता है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और चौथा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में ही शामिल है होम फेवर, तकनीकी मशीनरी का प्रयोग किया जाना। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है एकत्ववाद का राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया है एकात्मक सरकार, विश्व राज्य, केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व या संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु में केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर जब केंद्रित होती है तो उसको एक तत्ववाद कहा जाता है। संप्रभुता से संबंधित यह क्वेश्चन है, एकलवादी संप्रभुता। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन में दिया है मनमोहन सिंह, अबुल कलाम, डायसी या अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण के रूप में जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेनिन के स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। लेनिन की पुस्तक द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? राज्य के तत्व में कौन शामिल नहीं है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है जनसंख्या, धर्म, भूभाग और संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, धर्म। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन में दिया है सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन और राज्य संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों, उत्तम जीवन। प्राचीन यूनानी राजदर्शन का मुख्य विचार है उत्तम जीवन से संबंधित। प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है और उत्तम जीवन के लिए, यानी कि सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है? व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है? ऑप्शन में दिया शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति तथा सत्ता ने या शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान इसने ले लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं, एक गुण जो असमान रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के पास होता है, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में दिया है अराजकतावादी, फांसीवादी, धार्मिक कट्टरपंथी या रूढ़िवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, फांसीवादी। फांसीवादी अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं, एक गुण जो असमान रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के पास होता है, फांसीवादी विचारधारा से संबंधित है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व ऑप्शन में दिया है संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता और उपयोगिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, वैधता। वैधता जो है वह शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन में दिया है ग्रामसी, लेनिन, माओ और नौजिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, नौजिक। नौजिक एक स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं, ना कि मार्क्सवादी, जबकि ग्रामसी, लेनिन और माओ त्से-तुंग ये सब मार्क्सवादी विचारक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है अल्फ्रेड जिमर्न, लेनिन, हेनरी किसिंजर और नौजिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, अल्फ्रेड जिमर्न। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, बाकी तीन लोग संबंधित हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है लास्की, लेनिन, रूसो और ग्रामसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, रूसो। यह कथन रूसो का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह,
लियाकत अली खां और BR अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन 1947 में बने नेहरू की सरकार में वे थे और कानून मंत्री बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 45। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राजनीति निषेधक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है। फिर अगला है किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां लेकिन दी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति दी गई थी? तो आप जानते ही होंगे, शॉर्ट सिंह समिति के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। शॉर्ट सिंह समिति के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। शुरू में केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आप जानते ही होंगे, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं किसको? ऑप्शन में दिया है प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, राज्य को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला है निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन में दिया है सिटीजन एज चर्चमैन, सिटीजन एवं चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन और सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सिटीजन एंड चर्चमैन। इस पुस्तक में सबसे पहले कल्याणकारी राज्य के लिए वेलफेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसमें किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन में है न्यायपालिका, संविधान कार्यपालिका और संसद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, न्यायपालिका। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ऑप्शन में दिया है साझा न्यूनतम कार्यक्रम, निर्वाचक मंडल, गठबंधन सरकार और एकल संक्रमणीय मत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत। यह है प्रतिनिधित्व का एक सिद्धांत है, बाकी तीनों प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? ऑप्शन में दिया है सेंट साइमन, प्राउडवान, चार्ल्स फोवियर और एंजिल्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एंजिल्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार एंजिल्स आदर्शवादी समाजवादी विचारक नहीं है, मार्क्सवादी विचारक है। फिर अगला क्वेश्चन है रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री किसने बताया है? रूसो को
अधिनायकवादी लोकतंत्री। ऑप्शन में दिया है कार्ल पॉपर, कार्ल फ्रेडरिक, हन्ना अरेंट और जैकब टॉलमैन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, जैकब टॉलमैन। टॉलमैन रूसो का आलोचक है। टॉलमैन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आप जानते भी होंगे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। सरकारिया कमीशन के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसको संविधान अनुच्छेद 263 में रखा गया है। फिर अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप जानते ही होंगे उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में से किसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ऑप्शन में दिया है वेद, रामायण, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, मनुस्मृति। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समझौतावादी सिद्धांत का। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है हॉब्स, सेबाइन, अरस्तु और लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, सेबाइन। यह कथन सेबाइन का है। सेबाइन ने कहा है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। तो आप इसे याद रखेंगे, सेबाइन ने इसको कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है जैक्स, हेनरी मैन, मॉर्गन और मैकलेनान। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, मैकलेनान। मैकलेनान राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालने का काम करते हैं दबाव समूह। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है? ऑप्शन में दिया है क्षमता, समानता, भाईचारा और भेदभाव विभेदीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजनीतिक विकास का सूचक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, भाईचारा। भाईचारा से राजनीतिक विकास का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में योगदान किया था? ऑप्शन में दिया है आर्थर बेंटले, जैक्स, हेरोल्ड लॉस्की और हेनरी मैन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, हेरोल्ड लॉस्की। हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की ने दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के विकास में राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में योगदान किया है। आप इसको याद रखेंगे, हेरोल्ड लॉस्की इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है विचारक का नाम और सूची 2 में कथन दिया है, इनको मिलाना है। तो आप मिलाएंगे इधर से बाबू। इसमें पहला है कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। यह किसका कथन है? यह ग्रीन का कथन है। फिर अगला है, पुष्पिन उतना ही अच्छा होता है जितना कविता पाठ करना। यह किसका कथन है? यह मिल का है। फिर अगला है, व्यक्ति को
छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह मैकियावेली का कथन है। फिर अगला है, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यह किसका कथन है? तो यह मिल का कथन है। स्व विषयक स्वतंत्रता से संबंधित है, मिल का ही है। तो चारों कथन इसके महत्वपूर्ण हैं, आप इसको याद रखेंगे और इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? ऑप्शन में दिया है मैकियावेली, वेंथम, जॉर्ज ऑरवेल और ग्रामसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डी इसका सही है दोस्तों, ग्रामसी। ग्रामसी मार्क्स का आलोचक नहीं है। ग्रामसी ने दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था, वह उसका आलोचक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था? ऑप्शन में दिया है पहला, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इसका सही उत्तर है। एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना ही मार्क्स का अंतिम उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? ऑप्शन में दिया है माओ त्से तुंग, जे.एस. मिल, एंजल्स और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सत्य है? तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु का योगदान से संबंधित क्या सत्य है? ऑप्शन में इसमें दिया है पहला कि तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन तो अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन उसने किया था। फिर अगला है, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना। तो यह भी अरस्तु के संबंध में सही है। अरस्तु ने राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान के रूप में इसका विकास किया था, राजनीति का। फिर अगला है, आदर्श प्रकार पर पहुंचना। तो यह प्लेटो का काम था, ना कि अरस्तु का। फिर अगला है, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। यह काम भी प्लेटो का नहीं, प्लेटो का है, यह अरस्तु का नहीं है। तो अरस्तु के संबंध में यह गलत होगा, व्यवहारवादी विचारक था। तो पहला और दूसरा इसका सही है, तीसरा और चौथा इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर अगला है, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में दिया है जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, कादम्बिनी गांगुली और आनंद मोहन बोस। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, महाविद्यालय था। उसमें अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो एक हिसाब से यह क्वेश्चन गलत है। W.C. बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था शुरू में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन में दिया है पहला दास कैपिटल। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है, यही अम्बेडकर की नहीं है। बाकी स्टेट एंड माइनॉरिटी, द अनटचेबल, हु आर द और व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये तीनों अम्बेडकर की हैं। अम्बेडकर की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, सामने आ रही हैं क्वेश्चन। अम्बेडकर से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आप उनको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन में दिया है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है,
इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब लोग प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि लोकसभा जीत कर गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य और क्रांति के विषय में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? ऑप्शन में दिया है स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध, जर्मन क्लासिकी दर्शन, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा और ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का महान मार्क्सवादी विचारक था। उसके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स ने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राज्य और क्रांति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार। क्यों, ये बताना है। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार। ऑप्शन में दिया है, पहला, सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है, अधिकारों में कर्तव्य भी सम्मिलित होंगे। और तीसरा है, सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। और चौथा है, व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन है। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है क्योंकि व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला है कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण कर रहे थे। यह किसने कहा है? ऑप्शन में दिया है मॉरिस जोन्स, एम.एन. राय, कार्ल मार्क्स या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन। यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। अब इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्यों को पॉलीमार्फस माना है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों, भिन्न भिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्यों को भिन्न भिन्न रूपों और अभिविन्यास में व्यक्त के रूप में माना है राज्यों को। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अब इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन में दिया है बेंथम, ग्रीन, लास्की और जे.एस. मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? जे.एस. मिल की। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जे.एस. मिल की रचना है ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर। फिर अगला है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन में दिया है वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास और धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक राज्य के विकास में सबसे उत्तरदायी तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्स राज्य को मानते था। मार्क्स राज्य को क्या मानता है? तो मार्क्स जो है राज्य को वर्ग का एक हथियार मानता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, लॉक, रूसो और जे.एस. मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रूसो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान की थी, जिसे महात्मा गांधी ने यह उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन में दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर और एम राय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया था उनमें डैश 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 कदाचित महानतम था। कौन महानतम था इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है हाब्स, ग्रीन, रूसो और प्लेटो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, हाब्स। सेबाइन ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया था उनमें से हाब्स कदाचित महानतम है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन में दिया है हाब्स, बेंथम, रूसो और मैकियावेली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, मैकियावेली। मैकियावेली अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। आप इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया गया है विचारकों का नाम और सूची 2 में सिद्धांत दिया है। इसमें पहला है सिद्धांत में देखिए उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद किसका है? बेंथम का। दूसरा है अतिरेक यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यह मार्क्स का है। तीसरा है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, तो यह प्लेटो का है। और चौथा है निष्पक्षता, निष्पक्षता के रूप में न्याय, तो यह रॉल्स का है सिद्धांत। ऑप्शन नंबर तो डी का मतलब बी वाला होगा। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, सुकरात, हीगल और मार्क्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई कृति है, पुस्तक है? ऑप्शन में दिया है जॉन रॉल्स, नेहरू, अंबेडकर और लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, जॉन रॉल्स। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन निम्नांकित में से किसने कहा है? ऑप्शन में दिया है जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, महात्मा गांधी और सुकरात। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, महात्मा गांधी। सुकरात लिख दिया है देखिए। तो महात्मा गांधी इसका सही है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि स्वराज की प्राप्ति भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा निःशुल्क उपहार। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है उसके किस पर? तो थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन दोस्तों मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान। थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर। फिर अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य एक विभाजन
निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? ऑप्शन में दिया है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, वित्त आयोग। संघ और राज्यों के मध्य एक विभाजन वित्त आयोग के द्वारा होता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन हर 5वें साल पर एक बार करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।